हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फार्मा कंसल्टेंट दोस्त ललित कौशिक फ्रॉम आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी। आई एम ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। यह एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है, अतः मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मिलेट्स के बारे में बात करेंगे। मिलेट्स जिसको कि मोटा अनाज भी कहा जाता है, जिसमें कि बाजरा, रागी, जौ, ज्वार, जई और मक्का आदि शामिल है। मिलेट्स को खुद हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी प्रमोट कर रहे हैं और अपने देशवासियों से समय समय पर मिलेट्स का सेवन अधिक से अधिक करने को आह्वान कर रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी की रिक्वेस्ट पर ही WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस साल को 2023 को मिलेट ईयर के रूप में घोषित किया है, ताकि लोग इसकी खूबियां जान सकें और जो कि आम आदमी के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, साथ ही साथ प्रकृति और उसको पैदा करने वाले किसान के लिए भी फ़ायदेमंद है। आज हम इस वीडियो में मिलेट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए आपकी अच्छी सेहत की शुभकामनाओं के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कोशिशों के बाद हम लोग 2023 को दुनिया भर में मोटा अनाज वर्ष के रूप में मना रहे हैं और यही कारण है कि मोटा अनाज यानी कि मिलेट्स चर्चा में है। यह बात बिल्कुल सही है कि गेहूं और चावल के मुलायम जायके पर मोटे अनाज का स्वाद चढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, पर पोषण की बात की जाए तो पोषण विशेषज्ञ थाली में इसे शामिल किए जाने की ज़रूरत पर जोर देते हैं। साथ ही आहार व पोषण विशेषज्ञ मोटे अनाज मिलेट्स की खूबियों से इतने प्रभावित हैं कि वे मिलेट्स को सुपर फूड्स के रूप में मान्यता दे रहे हैं। कुछ साल पहले की बात करें तो एक एवरेज आदमी जो खाना खाता था उसमें 20% मिलेट्स हुआ करता था, पर आज की डेट में मिलेट्स का सेवन 6% ही रह गया है। मिलेट्स हमारे देश का देसी आहार है, पर चूंकि हम लोग आज के दौर में वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं और इसमें मिलेट्स पिछड़ता जा रहा है। इसका एक और कारण लोग इसे गरीबों का खाना समझते हैं भी है, इसलिए लोग इसे खाने से शर्माते हैं। एक समय ऐसा था जब आदमी के लिए सर्वाइवल जरूरी था, हेल्थ जरूरी नहीं थी, पर आज समय बदल चुका है। अब लोग हेल्थ को ज़्यादा सीरियस लेने लग गए हैं, पर यह संख्या अभी कम ही है। इसमें एक समस्या यह है कि हम लोग सुबह दोपहर शाम को अनाज ही अनाज खा रहे हैं, जबकि फल के हम केवल स्वाद के लिए और प्रसाद के रूप में खाते हैं। क्या आपको कोई भी ऐसा दिन याद है जब आपने केवल फल खाकर ही पेट भर लिया हो, या फिर सलाद? हम एक छोटी प्लेट में 2-4 पीस सलाद के रखकर ऐसा सोचते हैं कि सलाद खा रहे हैं, पर कभी भी आपने खाने के बराबर सलाद नहीं खाया होगा, जबकि सलाद खाने के बराबर ही वो भी खाना शुरू करने से पहले खाना होता है। तो इसका नुकसान कभी न कभी तो सामने आएगा ही। आज के दौर में अगर किसी को डायबिटीज़, कैंसर या लाइफस्टाइल से जुड़ी कोई बीमारी अगर हो गई है तो सब लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि डायबिटीज़ हो गई, लेकिन कैसे हो गई इस पर कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता और न ही उस पर चिंतन करके आगे के लोगों को सावधान करना चाहता। जिसमें कि उसके घर वाले या रिश्तेदारी होते हैं, वो भी लापरवाही से रहते हैं और बीमारियों का शिकार होते हैं। हालांकि गेहूं और चावल प्राचीन काल से हमारे भोजन का मुख्य अनाज है, परंतु बदलती जलवायु, कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से अनाज की गुणवत्ता में कमी आई है। प्राचीन काल के लोग अनाज को सीजन के हिसाब से बदल बदल कर खाते थे और हर तरह का अनाज लेने के कारण फिट रहते थे, पर वर्तमान समय में गेहूं, चावल और मैदे का चलन बढ़ने से समस्या विकराल हो गई है। और अपने भारतवर्ष के किसी भी कोने में चले जाओ, 2 चीज़ों का चलन सबसे ज़्यादा होता है, उसमें कि गेहूं और चावल दोनों ही शामिल हैं। गेहूं और चावल का ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, जो कि डायबिटीज़ बढ़ाने के मुख्य कारकों में से एक है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स यानी कि GI एक मापन प्रणाली है जिसके द्वारा यह पता किया जा सकता है कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट कितनी जल्दी ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं और रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है। इसी वजह से डायबिटीज़ रोगी व हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति या लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी होने पर गेहूं और चावल कम खाने की सलाह दी जाती है, जबकि मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स का ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है, जो कि डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखता है। गेहूं में ग्लूटेन की मात्रा ज़्यादा होती है, यह हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, जो कि एक धीमा प्रोसेस है। ग्लूटेन पानी के साथ मिलकर लसलसा घोल बनाता है, जिससे कि डाइजेशन में समस्या आती है, जो कि छोटी आंत की इंटरनल वॉल यानी कि म्यूकोसा को नुकसान पहुंचाता है। ग्लूटेन एक प्रोटीन का रूप होता है, जो कि एक लसलसा पदार्थ होता है। जो लोग ग्लूटेन के प्रति सेंसिटिव होते हैं, जिन्हें गेहूं और उससे बनी चीज़ों से एलर्जी होती है, ऐसे लोगों को सीलिएक नामक रोग की बीमारी हो जाती है। इसके लक्षण पेट फूलना, गैस बनना, डायरिया, पेट संबंधी रोग, अल्सर, थकान, डिप्रेशन, पेट दर्द, उल्टी, माइग्रेन, लंबाई का नहीं बढ़ना जैसी बीमारियां हो सकती हैं।
अब हम सिलसिलेवार मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज की खूबियों को समझते हैं। सबसे पहले हम बाजरा की बात करते हैं। बाजरा को पर्ल मिलेट के नाम से भी जाना जाता है। बाजरे में एंटीऑक्सीडेंट, घुलनशील और अघुलनशील फाइबर, आयरन और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होते हैं। बाजरे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से यह डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद है। बाजरा रक्त में ट्राइग्लिसराइड और ब्लड शुगर के स्तर को काबू में रखता है। अघुलनशील फाइबर की अधिकता के कारण वजन कम करने में भी सहायक है। कैल्शियम की कमी होने पर भी इसके आटे की रोटियां खाने की सलाह दी जाती है। अब हम रागी की बात करें तो रागी या फिंगर मिलेट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। हाई फाइबर और हाई प्रोटीन से युक्त इसे खून में शुगर को काबू रखने में फ़ायदेमंद माना जाता है। वजन नियंत्रित करने के साथ ही यह मानसिक सेहत के लिए भी फायदेमंद है। गर्भवती महिलाओं को खासतौर पर इसे खाने की सलाह दी जाती है। अब हम ज्वार की बात करें तो ज्वार में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में विटामिन बी की पूर्ति बनाए रखना जरूरी हो जाता है। ज्वार रक्त में शुगर व कोलेस्ट्रॉल कम रखने में भी सहायक माना जाता है। ज्वार के आटे को गेहूं के आटे के साथ मिलाकर भी खाया जा सकता है। अब हम जई की बात करें। जई जिसको कि हम ओट्स के नाम से भी जानते हैं। जई फाइबर ज़्यादा होने के कारण यह बहुत ही सुपाच्य होता है। यही वजह है कि वजन कम करने के इच्छुओं को ओट्स खाने की सलाह दी जाती है। कब्ज में भी यह बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके लिए बेहतर होगा कि अगर आप इसको फल व सब्जियों मिलाकर दलिए की तरह खाएं। जई में अन्य पोषक तत्वों के साथ फॉलिक एसिड भी होता है जो बच्चों के विकास के लिए बहुत ही उपयोगी है। गर्भवती महिलाओं में इसे खाना शिशु के लिए अच्छा माना जाता है। इसमें कैंसर रोधी गुण भी पाए जाते हैं। अब हम जौ की बात करें तो जौ ऐसा मोटा अनाज है जिसमें पर्याप्त मात्रा में फाइबर पाया जाता है। इसका सेवन शरीर को ठंडक देता है, इसलिए इसे गर्मियों में खाया जाता है। कहीं कहीं पर इसे लोग सत्तू के रूप में भी खाते हैं, जो कि मैग्नीशियम का भी अच्छा स्रोत है। जौ में अन्य अनाजों की तुलना में ज़्यादा एल्कोहल पाया जाता है। अब हम मक्का की बात करें तो मक्का कई तरह से खाया जाता रहा है। गेहूं, चने के आटे के साथ भी इसके आटे को मिलाकर खाते हैं। इसमें फाइबर पर्याप्त मात्रा में होता है। नाश्ते में मक्का को दलिया के रूप में लेने से यह हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोगों की रोकथाम में सहायक है। पेट के अल्सर से ग्रस्त लोगों के लिए भी यह एक सुपाच्य अनाज है। अब हम मिलेट्स के गुणों को ध्यान में रखते हुए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। इनमें सबसे पहले हमें मौसम के हिसाब से ही मिलेट्स का सेवन करना है। मक्का, ज्वार, बाजरा और रागी की तासीर गर्म होती है। ऐसे में मानसून और ठंड में इन्हें अधिक खाया जाता है। गर्मियों में सब्जियों और छाछ के साथ इनका सेवन करना है। गर्मियों में जौ का सेवन ठंडक देता है। जौ व ज्वार के आटे को गेहूं के में मिलाकर रोटी बना सकते हैं। इसके साथ ही दूसरी बातें जो हमें याद रखनी है कि मिलेट्स मोटे अनाज को कितनी मात्रा में खाना चाहिए, यह व्यक्ति की उम्र व उसकी सेहत पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि अधिकता हो जाए। इस बारे में आप अपने विशेषज्ञों से सलाह ले सकते हैं। तो आखिर में फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि मिलेट्स या मोटे अनाज के बारे में हमने आपको जो कुछ भी समझाया है वो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। फिर भी आपका कोई सवाल है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आप नए हैं और अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं तो हमारे चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे फिट एंड स्टे इंस्पायर। थैंक यू।